सबको पता है कि ये टॉपिक मैंने लिया है सांख्यिकी का ही, जिसमें एक रह गया था विषमता के बारे में बताने के लिए। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा सांख्यिकी के बारे में चर्चा करूंगा कि सांख्यिकी में और भी कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आप सबसे, है ना, एग्ज़ाम में। तो मैं शुरुआत करता हूँ। तो देखिए, सांख्यिकी अगर कहा जाए तो सांख्यिकी होता क्या है? कोई बता सकता है मुझे सांख्यिकी क्या होता है? किसी को पता है सांख्यिकी क्या होता है? सांख्यिकी आंकड़ों का सर गणना की जाती है उसके अनुसार। हाँ, आंकड़ों का सांख्यिकी के गणना, अनुसार। ठीक है। ठीक है, देखो, कहीं अगर हम बात करें जहाँ आप गणना के कर रहे हैं या अनुमान लगा रहे हैं, ऐसी कंडीशन पे जो आंकड़े आपके पास आ रहे हैं उन आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं आप, और विश्लेषण करके आप किसी निर्णय पर जाते हैं। और यह क्रियाविधि जो होती है सांख्यिकी में होता है, किसी और सब्जेक्ट में नहीं होता है। ये क्रियाविधि किस में होता है? सांख्यिकी में होता है ना। तो मैं आपसे बताता हूँ वही कि जो सांख्यिकी है ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन क्षेत्रों में लागू होता है। ठीक है, तो या तो अकादमी अनुशासन हो, या प्राकृतिक विज्ञान हो, या सामाजिक विज्ञान हो, या मानविकी विज्ञान हो, या सरकार कर रही हो, या गैर सरकारी संगठन कर रहा हो, या व्यापार कर रहा हो, तो इन सभी चीज़ों पर हम क्या करते हैं? सांख्यिकी का प्रयोग में लाते हैं। सांख्यिकी का हम बेसिकली विभिन्न जगहों पर प्रयोग में लाते हैं। सांख्यिकी जो है तथ्यों का परिणाम देता है, और फिर उसके बाद हर एक पदों की हम क्या करते हैं? हर एक मद, हर एक आइटम के बारे में हम उसको विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करके किसी कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो सांख्यिकी बेसिकली इसी के पर आधारित होता है। तो जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सांख्यिकी का विज्ञान भी बहुत ही कम अंकों से लेता है जिन्हें आंकड़े कहते हैं, परंतु इन अंकों को कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। स्टैटिक्स शब्द का व्युत्पत्ति, ठीक है, का पता लगाते समय इसके नाम में आज तक हुए अनेक क्रांतिकारी परिवर्तनों को जानकर आश्चर्य होता है। प्राचीन काल में राज्यों के तुलनात्मक वर्णन के लिए स्टैटिक्स शब्द का प्रयोग होता है, जिसमें अंकों या आंकड़ों का स्थान भी कुछ नहीं, मतलब एक प्रकार से आंकड़ों का स्थान ही नहीं होता है, अंकों का स्थान नहीं होता है। ये कंडीशन प्राचीन काल में राज्यों के तुलनात्मक वर्णन के लिए जब हो रहा था, ऐसे शब्दों पर स्टैटिक्स का प्रयोग किया जा रहा था। तो वहाँ पर अंकों और आंकड़ों का कोई स्थान नहीं हुआ करता था। स्टैटिक शब्द का जो है मूल अगर बात करें तो स्टेटस, जिसको आप बोलते हैं, स्टैटी भी बोल सकते हैं, ये एक लैटिन शब्दों से लिया हुआ है ना। और स्टैटिक्स जिसका अर्थ होता है राजनीतिक विज्ञान। तो एक चीज़ तो आपको ये चीज़ यहाँ पर पता चला है कि भाई लैटिन शब्द से जो है स्टेटस से बना है, इसका जो अर्थ होता है राजनीतिक, राज्य से होता है। प्राचीन समय में ये बातें नहीं की जा रही थी कि आंकड़े और अंक के बारे में। इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? प्राकृतिक विज्ञान में कर सकते हैं, सामाजिक विज्ञान में कर सकते हैं, मानकीय विज्ञान में कर सकते हैं, सरकार के द्वारा जो चलाए गए जो भी कार्यक्रम या योजनाएं हैं उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। प्लस में व्यापार में यूज़ कर सकते हैं, है ना। निजी कोई वो हो रहा है या संगठन है, उसमें भी हम कर सकते हैं। ठीक, तो इसका जो है सांख्यिकी का यहाँ पर प्रयोग होता है। अब हम सांख्यिकी के परिभाषा से देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ देखिए, आपसे कह रहा है कि गणितीय सांख्यिकी का उद्देश्य विज्ञान के उन तथ्यों से है जहाँ आंकड़ों का संग्रह या गणना या स्पष्टीकरण आदि क्रियाओं से होता है। सांख्यिकी के अंतर्गत सारणीय को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है ताकि सारणी विशेषता या महत्व आदि जैसे कार्यों के बारे में स्पष्ट कर सके। तो ये बेसिकली आंकड़ों का संग्रहण करना होता है, उसका गणना करना होता है, उसका विश्लेषण करना होता है, उसका स्पष्टीकरण करना होता है, यही यूज़ होता है सांख्यिकी का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 18वीं शताब्दी में एक नाम आता है आकेनवाल का नाम। आकेनवाल ने सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया था, ध्यान रखिएगा, 18वीं शताब्दी में सबसे पहले इन्होंने। अब कुछ विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दिया है। जैसे अगर हम बात करें तो एक वचन के रूप में विद्वानों ने सांख्यिकी के रूप में परिभाषित निम्न प्रकार से किया था। जैसे हम कहें बाउले का नाम, ये एक वचन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। तो सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें साधारण रूप से गणना की जाती है। जब साधारण रूप से कभी गणना वगैरह की बात हो
तो आपके माइंड में एक बात आ जानी चाहिए, ये एक वचन के रूप में बोला जा रहा है। देखिए, सांख्यिकीय शब्द का जो अगर हम प्रयोग करते हैं बेसिकली दो प्रकार के रूप में, एक होता है एक वचन शब्द, एक होता है बहुवचन शब्द। बहुवचन में इसका जो हम प्रयोग करते हैं तथ्यों को लेकर प्रयोग करते हैं, सामग्रियों को लेकर प्रयोग करते हैं, जैसे व्यापार, राष्ट्रीय आय, वाणिज्य, आयात निर्यात जैसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, ये बहुवचन में। और एक वचन में जैसे अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसको साधारण रूप से गणना अगर कोई होती है, साधारण रूप में गणना अगर कोई चीज़ होती है तो वो आपकी सांख्यिकी कहलाती है। एक नाम और आता है आपका जो है वाशिंगटन, यहाँ पे वाकंटिन लिखा हुआ है, ठीक है, वागिंटन लिखा हुआ है। इन्होंने कहा है कि सांख्यिकी अनुमान और संभावनाओं का एक विज्ञान होता है। इनका कहना ये एक वचन के रूप में है। अगर हम बात करें क्रॉक्सटन के बारे में तो ये कहते हैं कि सांख्यिकी जो है संख्यात्मक तथ्यों का संग्रहण होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, विश्लेषण होता है, विवर्तन होता है। ऐसे रूप में जब हम प्रयोग करते हैं तो वो सांख्यिकी कहलाता है। तो एक साधारण रूप में गणना करना, एक संभावना या अनुमान लगाना, ऐसी कंडीशन पे ये विज्ञान के रूप में बताया गया कि ये सांख्यिकी होता है एक वचन में। फिर कहा गया कि संख्यात्मक तथ्यों का संग्रहण करो और प्रस्तुतिकरण कर दो, रिप्रेजेंट कर दो और उसका विश्लेषण कर दो, तो ये क्रियाविधि आती है एक वचन में। बहुवचन में मैंने बता दिया आपका कि भाई ऐसे तथ्यों पर जब हम प्रयोग करते हैं जहाँ पे व्यापार, राष्ट्रीय आय, वाणिज्य, आयात निर्यात सामग्री का जब हम यूज़ करते हैं, ऐसी कंडीशन पर बहुवचन का प्रयोग होता है। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग बहुवचन के रूप में भी कि सांख्यिकी शब्द का जो अर्थ है किसी भी प्रकार के आंकड़ों से होता है, जो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, कृषि हो सकता है, जनसंख्या हो सकता है। बावले ने यहाँ पर बताया जो है बहुवचन में कि किसी भी अनुसंधान से जुड़े हुए अंकों को व्यक्त किए गए उन तथ्यों का विवरण के आंकड़ों को डेटा कहते हैं, जिन्हें एक दूसरे के संबंध में रखा जाता है। तो वह बेसिकली क्या हो रहा है, बहुवचन के रूप में आ रहा है। तो कोई भी शोध आप कर रहे हैं जहाँ से आप अंकों को व्यक्त कर रहे हैं और उसके तथ्यों का विवरण दे रहे हैं और आंकड़ों की विवेचना कर रहे हैं, तो वह एक प्रकार का आपका कहलाता है सांख्यिकी, और ये बहुवचन में होता है। तो डेटा जहाँ पे अगर आ रहा है उसका प्रयोग बहुवचन में हो रहा है। अगर हम बात करें प्रोफेसर बॉलिस के अकॉर्डिंग या रॉबर्ट्स के अकॉर्डिंग, इन्होंने कहा कि समंक तथ्यों के परिणाम स्वरूप पहलुओं के संख्यात्मक विवरण को जो मदों की गिनती या माप करने में व्यक्त किया जाए वो बेसिकली क्या कहलाता है, सांख्यिकी कहलाता है। तो सिंपल शब्द में ये जानिए कि जहाँ पे गणना हो रही है, जहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है, जहाँ पे संग्रह का विश्लेषण किया जा रहा है, वह एक प्रकार से सांख्यिकी कहला रहा है। सांख्यिकी दो टाइप का होता है, एक वचन और बहुवचन में होता है। सांख्यिकी की अगर हम बात करते हैं जहाँ पे व्यापार, राष्ट्रीय आय, वाणिज्य, आयात निर्यात के बारे में, तो वो बहुवचन के रूप में आता है। एक वचन में गणना की केवल बात होती है, एक साधारण गणना की बात होती है एक वचन में। 18वीं शताब्दी में आप नाम याद रखना, आकेनवाल का नाम, जिन्होंने सांख्यिकी शब्द के बारे में बताया था। कुछ कार्य हैं, जैसे अगर हम कहें विशाल और जटिल तथ्यों को सरल बनाना, ये सांख्यिकी का ही कार्य है कि सांख्यिकी के द्वारा विशाल जो भी सूचनाएं हैं, जो जटिल सूचनाएं हैं या जटिल आंकड़े हैं, उसको विश्लेषित करके या उसको एनालिसिस करके वो सरल बना देता है। ये सांख्यिकी का कार्य है। वर्गीकरण करके, चित्र या बिंदु रेखा के माध्यम से या माध्य निकालकर या आसानी से समझने के लिए, इसको याद रखने के लिए योग्य बनाने की जो प्रतिक्रियाएं होती है वो बेसिकली सांख्यिकी कहलाती है। तथ्यों की तुलना के अध्ययन में भी सांख्यिकी का कार्य होता है। जब आप कंपेयर करते हैं तथ्य और आंकड़ों के बीच में, तब भी आपका सांख्यिकी का प्रयोग होता है। मनुष्यों के अनुभव में वृद्धि की अगर बात किया जाए तो भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे पत्र पत्रिकाओं को पढ़कर विशेषज्ञों ने लेख को लिख डाला, यानी एक कोई ग्रंथ लिख डाला, तो ऐसे में निरंतर ज्ञान की वृद्धि हो रही है। तो ये भी एक प्रकार का सांख्यिकी का ही कार्य माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वर्गीकरण के रूप में चित्र के माध्यम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो सांख्यिकी में ही बिंदु रेखा से भी या माध्य निकाल कर, बहुलक निकाल कर, माध्यिका निकाल कर भी हम समझते हैं, आसान बना देते हैं। फिर उसके बाद कंपेयर करते हैं तथ्यों और आंकड़ों का। फिर उसके बाद मनुष्यों के जो अनुभव में वृद्धि हो रही है वो भी चीज़ें हम देख लेते हैं सांख्यिकी के कार्य में। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा सांख्यिकी के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नीतियों का निर्माण में भी इसका काम होता है। जैसे पंचवर्षीय योजना के माध्यम से आप लोगों ने सुना भी होगा, अलग अलग चीज़ों पर जो है अलग अलग प्रतिशत के रूप में जो है डेवलप भी हुआ है, इतना प्रतिशत गिरावट हुई है, इतना प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो नीतियों के निर्माण में भी बेसिकली इसका भूमिका होती है। किसी घटना के महत्व में अनुमान लगाने, किसी कोई घटना है या उसके सिद्धांत बनाए गए हैं, कोई शोध किया हुआ चीज़ है, तो उस पर एक अहम भूमिका निभाता है, इंपॉर्टेंस निकालता, और ये निकालता अनुमान लगाने, आइडिया लगाने में। ठीक है, तो ये भी सांख्यिकी का ही पार्ट बनेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि पंचवर्षीय योजना पर होने वाली व्यय को जानकर उसमें सामुदायिक विकास योजना के द्वारा लाभप्रद प्रगति सांख्यिकी का अध्ययन को निश्चित करता है। ठीक है, तो ये भी बेसिकली उसी के अंतर्गत इसका एक एग्जाम्पल है। सांख्यिकी के द्वारा नियमों का निर्माण होता है। ठीक है भाई, जैसे जाहिर सी बात है, जब आप रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, सिद्धांत और नियम वगैरह निकल कर आते हैं, बनते हैं, तो वो चीज़ें भी सांख्यिकी का ही पार्ट माना जाएगा, कार्य हैं ये सारे के सारे। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रखें। सभी नियमों और जांच सांख्यिकी के विधियों के आधार पर भी किया गया। विभिन्न प्रकार के विषय जैसे अर्थशास्त्र की बात किया जाए, भौतिक शास्त्र की बात किया जाए, गणित की बात किया जाए, आदि शब्दों में विज्ञान की नीतियों का उपयोग भी किया जाता है। तो अर्थ जो है सांख्यिकी इकोनॉमिक्स में भी यूज़ लाता है, और भौतिक शास्त्र यानी भौतिक में भी यूज़ होता है, मैथ में तो यूज़ होता ही होता है। ठीक है, और भी सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि केवल यही सब्जेक्ट है, और भी सब्जेक्ट है, सामाजिक विज्ञान भी है, उसमें भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सब्जेक्टों में भी इसका प्रयोग होता है, और वहाँ पर नियमों की जांच करता है ये सांख्यिकी। तो इतने सारे इसके कार्य हैं, आप लोग इन कार्यों को भी ध्यान में रखेंगे, है ना। आगे बात करते हैं सांख्यिकी के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सांख्यिकी के, तो सांख्यिकी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं डेटा के बारे में, आंकड़े क्या होता है, तो जैसे किसी विशेष उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्य या अंक जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो, जिसे हम आंकड़ा बोलते हैं, इसे अंग्रेजी में डेटा कहते हैं, और लैटिन शब्द का बना हुआ है डेटम शब्द। तो याद रखिएगा डेटम। ठीक है, डेटम में आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है, कि डेटा जो है इसका बहुवचन क्या होगा, प्लूरल क्या होगा। ठीक है, आई थिंक शायद डेटम ही होगा, है ना, वैसे आप लोग सर्च करना। ठीक है, तो ये लैटिन शब्द भी आप लोग ध्यान रखना सभी लोग कि ये जो होता है डेटम ही होगा। ठीक है, अगर हम बात करें प्राथमिक आंकड़े के बारे में, आज मैंने 6 बजे बताया भी था, 6 बजे वाली क्लास में, कि प्राथमिक आंकड़े होते क्या हैं। तो आंकड़ों का जो वह संग्रह जिसकी सत्यता और उत्तरदायित्व प्रेषक पर होता है, जहाँ पर प्राथमिक आंकड़े होते हैं, इसमें बेसिकली प्रत्यक्ष अवलोकन होता है, प्रश्नावली होती है, अनुसूची होती है, प्रक्षेपण विधियाँ भी होती है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये प्राथमिक आंकड़े होते हैं। जैसे आप गए, पहले आप क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन ही करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पर प्राथमिक आंकड़े होते हैं। गौड़ आंकड़े के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आंकड़े का वह संग्रह है जहां पर सत्यता और उत्तरदायित्व में प्रेषक पर नहीं होता। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो मैंने बताया था आप लोगों से एक व्यक्तिगत के रूप में और एक सार्वजनिक के रूप में। तो यहाँ पे डायरी हो जाती है, ठीक है, पत्र हो जाता है, आत्मकथा हो जाती है, और इतिहास, जीवन का इतिहास की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, यानी इतिवृत्ति इतिहास की बात कर रहा हूँ, तो वो इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन व्यक्तिगत इतिहास की बात होगी तो प्राथमिक आंकड़ा में इन्वॉल्व होगा। इस चीज़ का आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे। इससे प्रश्न पूछा भी गया है कि जीवन का इतिहास किस में आता है, तो जीवन का इतिहास आता है प्राथमिक आंकड़े में। और जो है इतिवृत्ति का बात अगर किया जा रहा है, व्यक्ति के जीवन के इतिहास की बात कर रहा है, जहाँ पर उसको नियोनेटल, पोस्टनेटल और जो है नेटल के बारे में बात किया जा रहा है, वो आपका होता है गौड़ आंकड़े में, जिसको आप सेकेंडरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया था एक बार। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं रेंज के बारे में, तो मैंने आप लोगों के लिए एक अलग से सांख्यिकी की वीडियो जो है ट्रिक के माध्यम से बताया भी है, लेकिन मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ये प्रश्न जो पूछे जाते हैं आप लोगों से अवधारणाओं से पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए परिसर होता क्या है। परिसर बेसिकली आंकड़ों के महत्तम मान और न्यूनतम मान के अंतरों का परिसर कहलाता है। कभी कभी रेंज को जो है परास में कन्वर्ट करता है, परास मान बताइए। तो जब परास मान आप बताएंगे तो ऐसी कंडीशन पे ये जो चीज़ें बताई जा रही है कि एक महत्तम मान होगा, एक न्यूनतम मान होगा, ये फैलाव की बात करता है, ये फैलाव की बात करता है। तो यानी अगर कोई दी गई कोई सारणी में मद है, मद का मतलब कोई अंक दिया हुआ है, तो ऐसे संख्याओं पर आप क्या करते हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या लेते हैं 6 को और सबसे छोटी संख्या लेते हैं आप 2 को।
न्यूनतम संख्या, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है आंसर 4। यही आपका रेंज कहलाता है। और ये रेंज जो कहलाता है ये फैलाव बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? फैलाव बोला जाता है। ठीक है, आप लोगों ने प्रश्न भी देखा था शायद। आगे अगर मैं बात करूँ तो बारंबारता के बारे में। बारंबारता मतलब फ्रिक्वेंसी होती है, और किसी विवरण में किसी पद के जितने बार आवृत्ति या होती है या जो मौजूद होता है अंक, हम उसी पद को बारंबारता कहते हैं, या बारंबार कहते हैं, या आवृत्ति कहते हैं। आप फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हैं इसके। तथा किसी वर्ग अंतराल की बात करते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि 10 से लेकर 20 के बीच में वर्ग अंतराल की जो फ्रिक्वेंसी है, उसमें कुल टोटल कितने बच्चे, जैसे 10 से लेकर 20 अंक हैं, इसने बीच में जो है 5 बच्चों ने ये अंक जो है अर्जित किए हैं। तो ये बेसिकली जो 5 मैंने लिखा है ये आपका फ्रिक्वेंसी हुआ है, लेकिन 10 से जो 20 की बात में कर रहे हैं ये वर्ग अंतराल है, और ये वर्ग अंतराल के डिनोट कर रहा है कि 5 स्टूडेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सम्मिलित आंकड़ों को जो संख्या जहाँ पे वर्ग अंतराल की बारंबारता कहते हैं, तो हमने इसी फ्रिक्वेंसी के आधार पे जो ये चीज़ें निकल के आई है ये बारंबारता कहलाती है। सॉरी, ये आपका बारंबारता कहलाती है। इसके आधार पे जो चीज़ें यहाँ पर दी गई थी इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल, या इसको हम बोल सकते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। एक होता है वर्ग चिन्हित आप सबको पता होगा भली भांति तरीके से। वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु जिसका उच्च सीमा और निम्न सीमा के औसत के उस वर्ग के चिन्ह पे कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे वर्ग चिन्ह में क्या होता है, जैसे हमने कहा कि 10 से 20 है, ये वर्ग अंतराल का चिन्ह है। तो इसमें हम देखते हैं कि 10 और 20 इन दोनों को हमने करते हैं प्लस करते हैं, और जब हम प्लस करते हैं तो इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके सामने जो निकल के आता है एक वर्ग चिन्ह निकल के आता है, जिसको हम बोलते हैं मध्यमान। मध्यमान का मतलब होता है कि इसका बीच का अंतर है ना, तो 30 का 15 आया ये, तो ये आपका मध्यमान होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कहाँ पर क्या चीज़ें बन सकती है। थोड़ा सा मैंने कीवर्ड्स लिया है आप लोगों को समझाने के लिए, है ना। एक चीज़ आप लोगों ने देखा भी होगा, मिलान चिन्ह जिसको हम बोलते हैं टैली मार्क्स के बारे में। किसी चर या वर्ग के विशेष बारंबारता को जो सूचित करते हैं तो उसे हम टैली के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब जैसे अगर मैंने कहा कि भाई 10 से लेकर 20 की बात मैं कर रहा हूँ, तो इसमें 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चों को अगर हमें इस चिन्ह में अगर आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो आप इस तरीके की 4 पाई खींचेंगे, और ये 4 ही हुआ है। जब आप इसको क्रॉस कर देते हैं तो ये 5 हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं टैली चिन्ह में। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 7 दिया हुआ है किसी फ्रीक्वेंसी, तो ऐसी कंडीशन पे आप इसको 4 बार इस तरीके से लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक क्रॉस मारेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 2 एक बार और खींच देंगे। ठीक है, तो ऐसे आप बनाते हैं टैली चिन्ह के रूप में। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब थोड़ा सा अगर आपसे प्रश्न कोई बनता है तो आपसे प्रश्न ये बन सकता है कि सांख्यिकी किसे कहते हैं, एक सिंपल शब्द में। तो आप ध्यान रखना कि सारणी के संख्यात्मक तथ्यों और क्रमबद्ध तरीके से सजाए प्रक्रिया को सांख्यिकी कहते हैं। तो सिंपल शब्द में ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि सारणी का मतलब आप अच्छी तरीके से पता होगा आपको कि संख्या को तथ्यों और क्रमबद्ध तरीके से। मैंने तो ऐसा बताया नहीं कि 10, अगर मैं 10 से 20 बोल रहा हूँ तो नेक्स्ट जो वर्ग अंतराल आएगा वो 20 से 30 होगा, क्योंकि 10-10 का अंतर चलेगा। फिर नेक्स्ट जो होगा 30 से 40 होगा। अब मैंने ऐसा नहीं बोला कि आपको 10 से 40 ले लो पहले ही, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐसे नहीं बोला कि भाई 20 से 30 ले लो। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने 35 से 40 ले लो या 45 ले लो, ऐसे कुछ नहीं बोला। तो ये गलत चीज़ें हैं। यहाँ पर एक क्रमबद्धता बता रहा है ये चीज़ें, तो क्रमबद्धता जो प्रक्रिया बताती है वो कहलाती है सांख्यिकी में। सांख्यिकी का तात्पर्य क्या होता है, तो सांख्यिकी गणितीय विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण, गुणों का आकलन का अध्ययन विशेष नियम के अनुसार होता है, उसे हम कहते हैं सांख्यिकी। तो तात्पर्य भी पता चल गया, परिभाषा भी पता चल गई। मीनिंग बनता है आंकड़ों का संग्रहण करना, प्रदर्शन करना, वर्गीकरण करना, उसके क्वालिटीज़ का ऑब्जर्वेशन या असेसमेंट करना। ये क्रियाविधि जब आती है तो वो सांख्यिकी का मीनिंग बनता है। और परिभाषा तब बनती है जब किसी क्रमबद्ध तरीके से किसी डेटा को आप सजाते हैं, वो आपकी सांख्यिकी बनती है। ये दोनों के दोनों जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 की बात करता हूँ, सीमाओं के बारे में। सीमाएं तो कई दी गई हैं। जैसे अगर हम बात करें सांख्यिकी के द्वारा मात्र सजातीय भी होता है, सजातीय आंकड़े होते हैं,
जहाँ पे तथ्यों को हम सामग्री की तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं इसकी सीमाओं की सांख्यिकी समस्या के अध्ययन हेतु मात्र एक साधन है। हम ये भी बोल सकते, समाधान नहीं है, एक साधन मात्र है। ध्यान रखिए, कभी कभी प्रश्न ऐसे भी बन सकता है आप लोगों से साधन और साध्य के बारे में। तो साधन ये है, समाधान नहीं है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, सांख्यिकी की जो सीमाएं होती हैं वो साधन है, ना कि समाधान है। ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें तो सांख्यिकी का जो प्रयोग होता है केवल और केवल उन्हीं अध्ययनों का प्रयोग किया जाता है जहां तथ्यों का संख्यात्मक रूप से स्पष्ट करना संभव हो। तो जनसंख्या का दर हो या आयु का दर हो, तो वही चीज़ों पर हम यूज करते हैं, वो एक साधन के रूप में, ना कि समाधान के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, याद रखना, इसमें गुणों का अध्ययन नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सांख्यिकी का जो होता है गुणों का अध्ययन नहीं होता है इसमें। ठीक है, और आपको एक बात बता दूं और कि इसमें सांख्यिकी का जो परिणाम होता है वो भ्रमक होता है। भ्रमक का मतलब मिसलेनियस होता है, भ्रमित होता है, वो एग्जैक्ट डेटा भी नहीं मिल पाता हमें उन चीज़ों में। तो ऐसी कंडीशन पर आप लोगों को ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बट सीमाओं में आप साधन ध्यान रखें, समाधान नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सबके लिए। और केवल केवल अध्ययन किए जाता है तो तथ्यों को संख्यात्मक रूप में स्पष्ट करने के लिए, बस इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे इसकी सीमाओं को लेकर। सांख्यिकी शब्द का अगर हम बात करें जन्मदाता के रूप में, तो ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था 18वीं शताब्दी में आकेनवाल का नाम आता है। लेकिन अगर जन्मदाता के रूप में पूछता है तो सर रोनाल्ड फिशर का नाम आता है, सांख्यिकी का जनक इनको कहा जाता है। 1890 और 1962 के बीच में इनका कार्यकाल था, और ये एक सांख्यिकीविद और जीव विज्ञानी थे, फिशर महोदय। तो फिशर का भी नाम देखेंगे, एनोवा टेस्ट में भी देखेंगे आप लोग, एफ टेस्ट में भी नाम देखेंगे। तो ये सभी के सभी पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं आप सब के लिए। अभी इसमें मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं, प्रश्न भी रखे हैं। अब थोड़ा सा प्रश्न शायद आ गया है आप लोगों के लिए, अब क्वेश्चन थोड़ा सा कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। इससे थोड़ा सा और आप लोगों का जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, है ना भाई। तो आप लोग जरा फटाफट मुझे कमेंट करिएगा, या तो मुझे बताइएगा आप सभी लोग इसका सही जवाब क्या होगा कि सांख्यिकी का प्रयोग उद्योग में होता है, प्रशासन में होता है, बैंकिंग सीमा में होता है, उपरोक्त सभी में होता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप सबका यहाँ से, प्रश्न बनने का तरीका सभी में होता है सर। सभी में होता है। ओके भाई, यहाँ पर जवाब आप लोगों का लगभग आ रहा है, सभी में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क होना चाहिए, और करेक्ट जवाब आप लोग दे रहे हैं मुझे, सही जवाब दिया है आप लोगों ने, गलत जवाब नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही जवाब हो जाएगा, वेरी गुड। और सांख्यिकी क्या है बताइए, कला है विज्ञान है कि कला और विज्ञान दोनों है? थोड़ा कॉमन सेंस का प्रयोग करिएगा, दोनों है, वेरी गुड। हाँ, तो देखो ऐसे ही आप लोगों को सांख्यिकी में प्रश्न बनाए जाएंगे आप सबसे, ठीक है। आप सबसे सांख्यिकी में इसी टाइप से प्रश्न अगर कोई बनता है तो प्रश्न इसे बनेंगे, और आप लोगों से क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा कि भाई इसको हल करो, बैठ जाओ हल करने। क्या पीडीएफ आपको दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है, या तो मैं जूम करूं? जूम कर दूं? जूम कर दूं? ओके ओके, अब बताइए जरा, अब आपको स्पष्ट है, वेरी गुड। अब जरा मुझे बताइए कि सांख्यिकी द्वारा अध्ययन किया जाता है तो केवल व्यक्तिगत इकाइयों में कि दो अलग अलग व्यक्तिगत इकाइयों में, सामूहिक इकाइयों में, कि इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब बताइए। सामूहिक इकाइयों में, वेरी गुड, यहाँ पर करेक्ट जवाब आया है। तो ऐसे प्रश्नों को हमें समझना है, और जब हम समझ कर करेंगे तभी, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि गणना और अनुमान के संग्रह के विश्लेषण के द्वारा प्राप्त परिणाम से ही सामूहिक प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं का निर्णय की बात होती है। जहाँ पर अगर हम बात करें जिस रीति से होता है उस कंडीशन को ही हम बोलते हैं सांख्यिकी बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं? सांख्यिकी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सांख्यिकी। करेक्ट जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा, सांख्यिकी का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक है, सीमित है? थोड़ा बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 4, व्यापक या सीमित? व्यापक, वेरी गुड। यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका होगा, व्यापक होगा। ये मैंने आप सब के लिए लिया, थोड़ा सा आप समझ सको इस चीज़ को। क्वेश्चन आपसे अभी मैंने बताया भी है कि स्टेटी शब्द का अर्थ क्या होता है। राजनीतिक मित्र होगा, राजनीतिक शिष्टाचार होगा, राजनीतिक वैश्वीकरण होगा, कि राजनीति राज्य होगा? देखो राजनीति, मैंने आप लोगों को विज्ञान बोला था, तो शायद आप सब कंफ्यूज हो जाएं कि भाई इसमें विज्ञान तो दिया ही नहीं है कहीं। अच्छा, 3 नंबर बोल रही हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, लेकिन 3 नंबर नहीं होगा। बी फॉर
सॉरी बी भी नहीं होगा, डी फॉर डेनमार्क होगा यहाँ पर, राजनीतिक राज्य होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा, डी वाला, है ना। किसके अनुसार सांख्यिकीय विज्ञान कला और विज्ञान, देखो कला और विज्ञान दोनों है, तो आप वाल्टर एंड्रियास फ्रेडलैंडर का भी नाम मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है सांख्यिकी वो समाज कार्य में बोला है, ठीक है, तो उसको आप एलिमेंट कर देना, ठीक है, समाज कार्य में। यहाँ पर बताइए जरा कि कला और विज्ञान दोनों है, किस विद्वान ने बोला है? ए आकेनवाल, ओके, यहाँ पर जवाब आ रहा है आकेनवाल के बारे में, तो लेकिन आकेनवाल नहीं है, आकेनवाल जो है 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम इन्होंने सांख्यिकी शब्द का आधुनिक अर्थ बताया था आकेनवाल। लेकिन टिपेट की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो टिपेट महोदय की अगर बात होती है तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी टिपेट। तो थोड़ा सा प्रश्नों के आधार पे आप लोगों का यहाँ ना और भी चीज़ें आपको पता चल रही है ना, बाकी इसमें कुछ है नहीं और चीज़ें। चलिए और भी क्वेश्चन कर लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, फटाफट कर लेते हैं हम लोग स्पीड से। जरा क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, 1 मिनट। डी आंसर है सर इसका, व्यक्ति की कार्यों का अध्ययन नहीं होता। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सांख्यिकीय अध्ययन जो है नहीं किया जाता है? तो अध्ययन नहीं किया जाता है निम्नलिखित में से, और इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे व्यक्तिगत इकाई। वेरी गुड, अगर जिन बच्चों ने कहा है कि ऑप्शन नंबर बी उनका सही जवाब है, ठीक है, अपने तर्क के आधार पे आप लोग जवाब दीजिएगा। हालांकि यहाँ पर एक परिभाषा के रूप में बताया गया है और आप अभी समझ भी जाएंगे कि सांख्यिकीय गणना, मैंने बाउले के बारे में बताया था, मार्शल के बारे में, अच्छा मार्शल के बारे में नहीं बताया और केविन के बारे में भी नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर आप बता दीजिए जरा कि सांख्यिकीय गणना का विज्ञान है, किसने कहा ये स्टेटमेंट। ये बहुत ही सरल प्रश्न है और आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बाउले ही ने ये बात बोली थी, हाँ बाउले ने ही ये बात बोली है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जब कोई अनुसंधान करता, यानी आप जब स्वयं परीक्षण करते हैं, अब आपको याद आ जाना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं किसकी बात करें, गौड़ किसकी, हाँ अच्छा हाँ हम बात कर रहे हैं प्राइमरी डाटा का। तो ये बात यहाँ से आपने कॉमन सेंस का प्रयोग किया और यही शब्द को पकड़ा, बाकी आपने किसी चीज़ को देखा नहीं। तो जाकर जो है यहाँ पर स्थल पर जाकर आंकड़े का एकत्र करना, आज ही मैंने ये क्वेश्चन करवाया था अभिषेक जी, याद आ रहा है आप लोगों को? बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा, आज ही इस चीज़ को हमने क्लियर कराया था। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि वर्तमान में किसी सर्वे को लेकर भारतीय जनगणना 2011 में प्रयुक्त आंकड़ों का पुनः प्रयोग किया जाए और उन आंकड़ों को कहेंगे फिर क्या? प्राथमिक, द्वितीयक, विशिष्ट या इनमें से कोई? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे, वेरी गुड। ये ऐसे ही आप सबके एग्जाम में जो है प्रश्न आएंगे, ठीक है। अब तो समझ गए होंगे आप सभी लोग भली भांति तरीके से। क्या और भी क्वेश्चन करवा दूं कि फिर मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट टॉपिक लूं? बताइए। तो करवा दीजिए। चलिए ठीक है, फिर करवा देता हूँ। किसी समूह या समंक के अध्ययन में प्रत्येक अवयव को शामिल करना कौन सी पद्धति कहलाती है? ये थोड़ा सा प्रश्न आप लोगों ने देखा नहीं, सुना नहीं, तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर जब सही जवाब होगा, वो जब समंक की बात हो रही थी, मैंने आपसे बात बता रहा था जनसंख्या जनगणना के बारे में, शायद याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो वो चीज़ें जो होता है समंक अध्ययन पर, जब प्रत्येक अवयव की बात कर रहे हैं आप, 1 लाख ड्यू के स्टूडेंट हैं, ठीक है भाई, और उनमें से आपने 100 बच्चों को निकाला है, तो ये प्रतिदर्श के रूप में निकला, तो ये एक प्रत्येक अवयव के रूप में निकला है। किसके रूप में निकला? प्रत्येक अवयव के रूप में निकला, और ये कहलाएगा आपका जनसंख्या पद्धति। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ें, समंक का मतलब समग्र होता है, समिष्ट होता है, जनसंख्या होती पूरी की पूरी ले ली है उसने, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आंकड़ों का सर्वेक्षण कितने प्रकार का किया जा सकता है? 2 आंकड़ों का बी, वेरी गुड, यहाँ पर सही जवाब बताया आपने, प्राथमिक एंड गौड़, द्वितीय। हाँ वेरी गुड, द्वितीयक। अगर हम बात करें समस्त अवयव को लेकर, समय रिपीट क्वेश्चन, अगर हम बात करते हैं कि जनसांख्यिकीय विश्लेषण के लिए सबसे पहला तथा प्रमुख कार्य कौन सा होगा सांख्यिकीय विश्लेषण में? अभी इस पे मैं चर्चा करने वाला हूं आप लोगों से इस टॉपिक पर। अब इसके ये प्रश्न समाप्त होने के बाद यही बताने वाला हूं। सांख्यिकीय आंकड़ों का संग्रहण कह रहे हैं,
डाटा कलेक्शन, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आंकड़ों का संग्रहण। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट जवाब हो जाएगा आप सबका। सही, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं और इसमें कुछ है भी नहीं, है ना, कि अगर आप सोचे कुछ टफ प्रश्न आ रहे हैं तो टफ है भी नहीं, सारे के सारे इजी क्वेश्चंस हैं। चल मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। थोड़ा रह गए, ज़्यादा नहीं है प्रश्न, थोड़े ही हैं। और ये प्रश्न रहा आपके सामने, प्रश्न आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि त्रुटिपूर्ण आंकड़े विश्लेषण के बाद कैसे परिणाम देते हैं? शुद्ध देंगे, सटीक देंगे, गलत देंगे, कोई नहीं देंगे, बताइए। त्रुटि के बाद, अच्छा प्रश्न है और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी गलत देंगे। हाँ, जब ऑलरेडी त्रुटिपूर्ण आंकड़ा है, विश्लेषण के बाद परिणाम भी तो गलत ही आएगा भाई, शुद्ध कहाँ से आएगा, सटीक कहाँ से आएगा? कॉमन सेंस का प्रयोग करो। आगे अगर हम बात करते हैं, राम किसी स्थान पर जाकर कुछ आंकड़े एकत्र करता है, यानी मान लीजिए आप अपने आप को रख लो कि मैं एम्स गई और वहां से आप सबसे पहले क्या करोगे? बोलिए, सबसे पहले आप क्या? प्राथमिक आंकड़े गए, वेरी गुड, प्राथमिक, आपने प्रत्यक्ष अवलोकन कर लिया, शाबाश, वेरी गुड, ये सही जवाब है। अगर हम बात करें आंकड़ों के कितने, ये रिपीट तो नहीं हो रहा क्या? आंकड़ों का कितने प्रकार से वर्गीकृत? 2, ये तो बताया। अच्छा, दोबारा से रिपीट हो गया। अच्छा चलो, आंकड़ों का एकत्र करना क्या कहलाता है? संग्रह कर लाता है, रिपीट हो गया। हाँ चलो, बस ये रहा आप लोगों का, नीचे फिर मिल जाएगा, इसके आंसर भी मिल जाएंगे आप सबके, है ना। तो ये चीज़ें हो गई आप सबका क्लियर। तो ऐसे आप लोगों को सांख्यिकी से ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, इससे बाहर और प्रश्न नहीं आने वाला। बाकी जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी सहसंबंध के बारे में, तो वो वहाँ पे क्लियर करूंगा आप सबका, है ना, कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए सहसंबंध वगैरह में भी। अब हम बात करेंगे केंद्रीय सांख्यिकी विश्लेषण के बारे में। मैं आपसे भी कह रहा था ना कि मैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूँगा, तो यहाँ आप थोड़ा सा समझिएगा, बड़े ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा सभी लोग मेरी बातों को अच्छे से। तो देखिए, जो सांख्यिकीय विश्लेषण होता है वो बेसिकली 3 चीज़ों पर होता है। एक होता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पर, एक होता है अपकिरण की माप पर, एक होता है आपकी विषमता की माप पर। 3 चीज़ों पर होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप होता है वो इसकी गणना करता है, किसकी गणना करता है? एवरेज की। एवरेज मतलब मीन की गणना करता है, थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से। मीन मतलब होता है आपका माध्य, फिर उसके बाद ये गणना करता है माध्यिका की, फिर गणना करता है बहुलक की। ये 3 चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इसी में होती है। ये सांख्यिकी का विश्लेषण है, ये सांख्यिकी का विश्लेषण है। अगर हम बात करते हैं कि किसी प्रतिनिधित्व को मूल्य जो लेना होता है, किसी प्रतिनिधि मूल्य को जो लेना होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति माप में ही लेना होता है। अगर प्रश्न बने आपसे कि प्रतिनिधि मूल्यों को लेना, निम्न में किस बात पर, निम्न में किस पर विचार करेंगे, या आपसे पूछेगा निम्न में कौन सा पॉइंट्स होगा या बिंदु होगा, तो ऐसी कंडीशन पे केंद्रीय प्रवृत्ति माप होगा, अपकिरण की माप होगा, विषमता की माप होगा, कार्टोसिस होगा। 4 ऑप्शन होंगे, तो आप लगाएंगे केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं अपकिरण की माप में, अपकिरण की माप क्या होता है? तो आपने नाम सुना होगा चतुर्थांक, ठीक है, चतुर्थांक, थोड़ा सा भाई फोकस करिएगा आप सभी लोग। चतुर्थांक आपने नाम सुना होगा कि भाई ऐसी कंडीशन पर क्या होता है, जैसे Q3, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, क्वार्टाइल बोलते हैं ना, क्वार्टाइल ही बोलते हैं ना शायद, हाँ क्वार्टाइल ही बोलते हैं। तो Q3 से और Q1 से और Q2 से, तो ऐसी कंडीशन पर ध्यान रखिएगा, जो Q3 होता है ये आपका अपर होता है, अपर अपकिरण की माप होता है, अपर, ध्यान रखिए, थोड़ा सा बात को समझिए। और अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अपर होगा कि निम्न होगा, कोई बताना चाहेगा मुझे? Q3 अपर होगा कि निम्न होगा, कोई बताना चाहेगा? Q3 अपर होगा सर। अपर नहीं होगा, लोअर होगा, ये लोअर होगा, डाउन होगा, डाउन होगा, वेरी गुड, ये डाउन होगा तो लोअर होगा। Q3 जो होगा लोअर होगा, ठीक है, Q3 जो होता है वो लोअर होगा। तो ऐसी कंडीशन पर आप इसे कहेंगे लोअर क्वार्टाइल, ठीक है, और अपर क्वार्टाइल। 1 मिनट में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, थोड़ा सा होल्ड रखिएगा। मेरी बात को एक बार आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिए प्लीज़। जो अपकिरण की माप होता है, अपकिरण की माप में Q3 पाया जाता है, Q1 पाया जाता है, Q2 पाया जाता है। जो Q1 होता है वो लोअर क्वार्टाइल होता है, जो Q3 होता है वो अपर क्वार्टाइल होता है, जो Q2 होता है वो मिडिल क्वार्टाइल होता है। ये ध्यान रखिएगा, चतुर्थांश बोलते हैं हम लोग,
मध्य चतुर्थांश बोलते हैं, और निम्न चतुर्थांश बोलेंगे और उच्च चतुर्थांश बोलेंगे। ठीक है, तो Q1 जो होगा वो लोअर होगा तो वो निम्न होगा। तो Q1 का मतलब 1 है तो उच्च मत रखो उसे, वो सबसे नीचे रखो, कि वो उच्च ट्रिक बना लो कि ऊपर है तो इसलिए इसका जो होगा निम्न होगा Q1। बाद में 3 आता है तो नीचे हो जाएगा, इसलिए इसको हम उच्च पे रख देंगे, तो अपर कर लो इसको। बस ऐसे आप समझ लीजिए यहाँ पर याद रखने के लिए। तो अपकिरण की माप में Q3, Q2, Q1 और प्लस में परसेंटेज, प्लस में अगर हम बात करें दशमलव का मतलब डेसिमल, इसको हम ज्ञात करते हैं। तो जो औसत मूल्य होता है वो कितना विचलन रहता है ये जांच करता है अपकिरण। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, ये शब्द, ये वाक्य आप लोग नोट करिएगा कि जो औसत मूल्य से कितना विचलन रहा है, ये बात करता है अपकिरण की माप। ध्यान रखिएगा, अपकिरण की माप ये चीज़ें बताता है, अपकिरण की माप। और आगे अगर हम बात करते हैं विषमता की माप के बारे में, तो विषमता वो होती है जहाँ पर जो आवृत्ति दी हुई होती है, उस आवृत्ति में उसका विवरण की जब बात होती है तो उसे हम बोलते हैं आवृत्तियों का विवरण। तो आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का जो विवरण की बात मैं कर रहा हूँ ये बेसिकली विषमता में पाई जाती है। अभी आप देखेंगे समिट फ्रीक्वेंसी डिवीज़न के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और उसके बाद आप देखेंगे असमिट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये 2 टाइप के पाए जाते हैं विषमताएं। ठीक है, तो इसको भी आप देखेंगे। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो विषमता की माप होता है, जो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया ना, जो ये विषमता की माप है, इस विषमता की माप में आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो होगा वो x बार, यानी आप माध्य और मीन और मोड, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसी से। ठीक है, विषमता से। तो x बार और मीन, और x बार मीन बोलते हैं, मीडियन को बोलते हैं, और z को बोलते हैं मोड। तो जब आप बना रहे थे इस तरीके से, याद आ रहा होगा आप लोगों को, तो मैं आप सबसे बता रहा था कि इसी जो मूल बिंदु है, जो 0 मूल बिंदु था, इसी पे मीन था, जिसको x बार कहते हैं हम लोग, बराबर था x बार। किसके बराबर था? वो मीडियन के बराबर था और z के बराबर था। तो यहाँ जो वैल्यू थी एक एनपीसी पर, वो समान थी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो है बेसिकली सिमिलर होता है पहले एनपीसी में। अगर विषमता में देखोगे तो ये सिमिलर नहीं होगा, अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एनपीसी में देख रहे हैं तो समान होगा कार्टोसिस में। ठीक है, और अभिकिरण में आपको तो पता ही है कि Q1, Q3 और Q2, ठीक है, ये तो पता है। आवृत्ति विवरण की जो प्रकृति होती है, जहाँ पे स्तर की जानकारी के लिए विषमता की माप में काम में ली जाती है, माप के लिए काम में उसको ली जाती है। आवृत्ति विवरण का जो आवृत्ति होती है, जो फ्रीक्वेंसी विवरण होता है, वो प्रकृति और उसके स्तर की जानकारी लेने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। आवृत्ति विवरण का जो झुकाव होता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा, झुकाव को लेकर थोड़ा सा अभी आएगा आप सबके सामने भी वो चीज़ें। तो आवृत्ति विवरण का जो झुकाव होगा वो न्यूनतम मूल्य की तरफ जाता है। जैसे अगर मैंने आपसे बोला यहाँ पर, तो इसका जो झुकाव होगा वो न्यूनतम मूल्य की तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ जो न्यूनतम मूल्य होगा इसका यहाँ पर झुकाव हो रहा है, तो याद रखिएगा। तो जो न्यूनतम मूल्य की झुकाव की तरफ होगा, या तो वो अधिकतम मूल्य की तरफ झुकाव की ओर होगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन पर ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में भी बन सकता है। तो या तो अधिकतम की तरफ झुका होगा, या तो ये न्यूनतम की तरफ झुका होगा, या तो ये दाईं ओर झुकेगा, या तो वो बाईं ओर झुकेगा। ठीक है, तो क्लियर हो रहा होगा, या तो ये राइट साइड झुकेगा, या तो ये लेफ्ट साइड झुकेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा ऐसी कंडीशन पर ये। तो जो आवृत्ति विवरण होता है वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है सामान्य आवृत्ति। अच्छा, यहाँ से सुनिए, देखो पहले पढ़ लेते हैं इसको, कि विषमता की दिशा और परिमाण का माप जो है विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। तो निरपेक्ष माप माप माना जा सकता है। एक बटन की विषमता का निरपेक्ष माप मापन इकाई पर निर्भर होता है। निरपेक्ष जो मान होता है, माप होता है, वो मापन की इकाई पर निर्भर होगा। ठीक है, ये विषमता में होता है, ये विषमता में होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ अगर देखिए एक पॉइंट और लिखा हुआ है, कह रहा है कि संभाव्यता का सिद्धांत या सांख्यिकी या तिरछापन। तिरछापन का मतलब जो होता है आपका वैषम्यता। ध्यान रखिएगा, वैषम्यता बोलते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं विषमता भी बोल सकते हैं। इसका एक ऐसा उपाय है जहाँ पर प्रायिकता विवरण, जहाँ पर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं,
और ये चीज़ें चाहे एनपीसी पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ही वास्तविक वैल्यूड जिसको हम यादृच्छिक चर अपने मतलब के बारे में विषमता मान धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक अपरिभाषित हो सकता है। तो एक चीज़ तो हमें जानकारी और मिला फैक्ट के रूप में कि जो विषमता का मान होता है वो धनात्मक भी होता है, आपको पता है राइट साइड पर, और वो शून्य होता है मूल बिंदु पर, और आपको पता है राइट साइड पे लेफ्ट साइड पर जो होता है वो आपका होता है ऋणात्मक। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना होगा थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है भाई, आप सबसे। ठीक है, आगे अगर मैं बात आपसे करता हूँ तो सांख्यिकी में जो आवृत्ति विवरण है वो एक तालिका में होती है जो किसी नमूने का मतलब सैंपल में विभिन्न परिणामों की आवृत्ति को दर्शाती है। तालिका की प्रत्येक प्रविष्टि में किसी विशेष समूह या अंतराल के भीतर मूल्यों की आवृत्ति या घटनाओं की गिनती शामिल होती है, और इस प्रकार यह तालिका नमूने में मूल्यों के आधार पर वितरण किया जाता है या उसके बारे में व्याख्या की जाती है। ठीक है, ये चीज़ें हो जाती है। और यहाँ देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए एक बार। ठीक है, अगर मैं आपसे बात कर रहा था तो एक होता है आपका आवृत्ति, जो वितरण की बात मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से आप सभी लोग वितरण के बारे में। और इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। एक का नाम रखा सामान्य आवृत्ति। इसी सामान्य को ही बोला जाता है सम्मित भी। दो नाम है इसके। ठीक है, प्रासामान्य भी है, तीन नाम है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, तीन नाम है इसके। एक को बोला जाता है सम्मित भी, और उसके बाद जो है एक नाम और होता है, इसका नाम जो होगा वो होगा प्रासामान्य। ठीक है, ये तीन नाम है इसका। इंग्लिश में इसको समेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पहला टाइप का। अब पहले वाले में जानते हैं क्या होता है, ये सामान होता है। जैसे मैंने आपसे अगर एक नंबर बोलूँ 5, 10, 15, थोड़ा समझिएगा, 20, 15, 10, 5, तो आप नीचे यहाँ देखिए ये 20 जो है मोड है, जेड है। पता है आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या नंबर होता है वो जेड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए ये मोड है। अब आप देखिए इस मोड मध्य में है, तो ऊपर आप देखेंगे तो आपको ऊपर जितनी संख्या मिल रही है वो मिल रही है 30, और फिर नीचे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये संख्या मिल रही है 30। ऐसी कंडीशन पर ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो बराबर है। तो ऐसी इसको बोलते हैं हम लोग सामान्य बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं इसको सम्मित बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं समेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं हम लोग इसे। ठीक है, अब ये बात समझ में आया। अब जहाँ पर आवृत्ति बराबर है सम्मिति कहलाती है वो। देखो अब एक लाइन में लिख लीजिए आप लोग कि जहाँ पर आवृत्ति बराबर है और आवृत्ति के ऊपर या नीचे, आवृत्ति के ऊपर या नीचे बराबर अंक अगर है तो उसे हम बोलेंगे सम्मित या प्रसामान्य, या उसे हम कहेंगे समान आवृत्ति विवरण। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा समान। इजी है, समझ में आ गया होगा आप सबको। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? देखिए यहाँ से 2-3 टाइप से प्रश्न बनेंगे, आप सबसे बता देता हूँ। एक तो ये कि इसकी पहले पूछेगा मीनिंग क्या बनता है, तो इसका ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा आवृत्ति विवरण जो एक निश्चित क्रम में बढ़ता हो या एक ठीक उसी प्रकार में ठीक वापस निश्चित क्रम में घटता हो। तो निश्चित क्रम में देखो बढ़ भी रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो निश्चित क्रम में ऊपर की तरफ जाने घट रहा है, और नीचे की तरफ अगर हम आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये भी घट रहा है। मतलब बढ़ते हुए क्रम से घटता हुआ जा रहा है और फिर बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए तरफ जा रहा है। तो एक निश्चित क्रम बता रहा है। तो जहाँ पे निश्चितता की बता रहा है तो तुरंत समझ जाना आप लोग कि भाई ये जो दिया गया है वह सामान्य विवरण वाला है। प्रश्न ऐसे मिलेगा आपको, एक लाइन में यही लिखा रहेगा। ठीक है, कि निश्चित क्रम में बढ़ता है और वापस भी निश्चित क्रम में घटता है, ऐसे लिखा रहेगा आप लोगों से, तो वो सम्मित आवृत्ति विवरण हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न ऐसे बनेगा। दूसरा प्रश्न ऐसे बन सकता है आप लोगों से कि केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप होगा आप रेखा चित्र पे कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे रेखा चित्र पर प्रदर्शित करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से आप रिप्रेजेंट करेंगे जो आपने एनपीसी पे देखा था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो जीरो लेवल पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर यक्स बार की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको मैं मीन बोल रहा हूँ, ये इक्वल होगा मीडियन के, ये इक्वल होगा जेड के। यक्स बार का मतलब होता है माध्य, जो एम का मतलब होता है मीडियन, जेड का मतलब होता है मोड यानी बहुलक। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो ये दूसरा प्रश्न बनेगा कि रेखा चित्र पर अंकित कैसे करेंगे आवृत्ति वितरण को डिस्ट्रीब्यूट, या एक प्रकार से आप इसका वितरण
कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ऐसी कंडीशन पर केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप होगा, ऑप्शन में लिखा रहेगा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप माध्य बराबर माध्यिका बराबर बहुलक, ऐसे आपको लिखा रहेगा ऑप्शन में, वही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो यहाँ से इस तरीके से बनेगा। एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, अगर हम बात करते हैं अपकिरण की माप के बारे में, यहाँ आप अपकिरण की माप कैसे यूज में लाएंगे? तो अपकिरण की जो माप होगा वो क्वार्टाइल, आपका जो क्वार्टाइल थर्ड है, जिसको आप लोग क्या बोल रहे थे, अपर क्वार्टाइल, और अपर क्वार्टाइल से माइनस करेंगे मिडल क्वार्टाइल को, और जब से आपने माइनस करेंगे तो यह बराबर होगा मिडिल माइनस, ये बराबर होगा मिडल माइनस मीडियन, मतलब मिडिल मतलब मीडियन, मीडियन क्वार्टाइल की बात कर रहा हूँ मैं, Q2 की बात कर रहा हूँ मैं। ये बराबर होगा किसके? ये बराबर होगा Q1 के, ठीक है। तो Q3 मीडियन और बराबर होगा यहाँ पर, अगर मैं मीडियन क्वार्टाइल की बात करूँ तो Q1 के, ठीक है। तो ये इक्वल होगा, तो ये अपकिरण की माप में देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। ये प्रश्न हो सकता है बनाया जाए आप लोगों से बराबर को लेकर, क्वार्टाइल 3 को लेकर, क्वार्टाइल 2 को लेकर और क्वार्टाइल 1 को लेकर, अपकिरण की माप में अगर इस प्रश्न से बनेगा तो ऐसे बनाया जा सकता है। नेक्स्ट अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो ये बनता कैसे है, कौन से नुमा का होता है? तो ये घंटी नुमा होता है, पहली चीज़, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, ये कौन सी नुमा में है? घंटी नुमा में है। तो एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो सामान्यता विवरण होता है या सम्मित आवृत्ति का विवरण जो है वो किस नुमा में है? तो घंटी आकार का नुमा में है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये घंटी नुमा आकार में होगा। तो एक प्रश्न ऐसे बन सकता है। एक प्रश्न और बन सकता है आप लोगों से, जिसको आप विषमता का अभाव की बात करते हैं। यहाँ पर यहाँ जो विषमता होगा, जैसे मैंने आप लोगों ने सुना है वैषम्य, वैषम्य समझ रहे हैं आप लोग? सभी लोग बताइए जरा एक बार, वैषम्य नहीं समझ रहे हैं तो बताइए तब भी, और अगर समझ रहे हैं तब भी बताइए। स्क्वेनेस बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं इसको? स्क्वेनेस बोलते हैं विषमता को। अब समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा शायद, सब बाउंस जा रहा है क्या? हेलो, मैं लेफ्ट हो चुका हूँ क्या भाई? नहीं सर। हैं, नहीं सर, चलो, मैंने सोचा लेफ्ट हो गया, तो बोल तो दिया करो ऐसे। हाँ, तो सर बता दीजिए। हाँ, तो ये जो स्क्वेनेस होता है, ये वैषम्य होता है, ये होता है जीरो। विषमता का इसमें अभाव पाया जाता है, इसमें अभाव पाया, इसमें नहीं पाया जाता है विषमता, ठीक है। बस, तो विषमता किसमें नहीं पाया जाता है? आप तुरंत बोल देना, सम्मित आवृत्ति विवरण भी नहीं पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ से 5 टाइप से प्रश्न आप लोगों से बनेंगे, जो मैंने बढ़ा दिया आप लोगों को। अगर नोट किए हैं कॉपी पर अपने 5 टाइप, तो आप समझ लो कि आपको ये बात समझ में आ गई है, अगर आपने नोट किया है तो। और नहीं नोट किया है तो वीडियो को फिर दोबारा से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलो, एक और बचा है आपके सामने, मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर दूसरे के बारे में, तो देखो, मैं आपसे एक और बोला था, उसका नाम था असम्मिति। उसका क्या नाम था? असम्मिति। और असम्मिति जो था, इसी को हम लोग बोलते हैं विषमता भी, हम लोग क्या बोलते हैं? विषमता भी बोलते हैं। अब देखिए, ये बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होगा धनात्मक, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, और एक होगा ऋणात्मक, जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है। 2 टाइप का ये बेसिकली देखने को हमें मिलेगा। अब जो धनात्मक होता है वो जानते हैं क्या होता है? ऐसी कंडीशन पर मैंने ठीक पहला प्रोसीजर समझिए, मैंने आप लोगों से यहाँ पर नंबर दिया 4, यानी 4, 6, 9, 12 और 3, 4, 1। अब आप देख रहे हैं ये मोड है, ये Z है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सामान्य नहीं है। तो एक बात तो ये क्लियर हो गया कि बहुलक के ऊपर और नीचे बराबर नहीं है, ये बात तो क्लियर हो गई आप लोगों को। तो जब ये बराबर ना हो तो इसको हम कह देंगे क्या? असम्मिति। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी बात, यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा था आपसे, जब रेखा चित्र में आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले आप इसे रेखा चित्र में Z से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना, इस तरीके से आप लोगों ने देखा भी होगा, क्या नाम है, नेट पे अगर आप देखेंगे तो आपको वैषम्यता को फिगर भी इस तरीके से मिल जाएगा। मैंने फिगर नहीं लिया यहाँ पर, मुझे लेना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ पे समझ जाएंगे तब भी। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ तो सबसे पहले जो आता है वो यहाँ पर वो x बार आएगा, ठीक है, x बार सबसे पहले आएगा। और यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो वो मीडियन सबसे पहले आएगा, और फिर उसके बाद आपका जो आता है वो आपका आता है Z, यानी मोड आता है।
तो एक चीज़ तो ये तय हो गया आप सभी लोगों के लिए कि रेखा चित्र पे जो सबसे पहले और सबसे ऊंची वाली वो है नोक आप कह सकते हो यहाँ पर, ठीक है, नोक वाले या पिक वाली पॉइंट जो है, ये सबसे ऊंची वाली पॉइंट को जो टच करती है वो जड़ टच करती है। तो वो जड़, अगर हम इसको काउंट करेंगे यहाँ से तो वो सबसे पहले आपका जड़ होगा, फिर मीडियन होगा, फिर आपका माध्य होगा। तो क्रम कभी जब लगाने के लिए पूछेगा तो आप पहले जड़ को रखना, फिर उसके बाद आप मीडियन को रखना, फिर आप उसको एक्स बार को रखना। एक्स बार का मतलब मीन को रखना, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन ध्यान रखना, जब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की बात करेंगे तो ये यक्स बार जो है ये छोटा है। ये छोटा है किससे? ये छोटा है मीडियन से। फिर ये मीडियन छोटा है किससे? ये छोटा है मोड से। तो ये फार्मूला कभी कभी आप लोगों से पूछ रहा, जो आप फार्मूला देखा होगा आप लोगों ने सर्वाधिक तरीके से, अगर यक्स बार में अगर मीडियन माध्य को जब हम किसी फार्मूले को या साबित करते हैं या सिद्ध करते हैं तो हम इसी का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। राइट साइड का जो आकार होगा वो दाईं ओर झुका होगा। तो राइट साइड ये है और देखो दाईं ओर झुका हुआ है, मतलब राइट साइड झुका हुआ है, ये झुका हुआ है ना। तो जब झुका हुआ है तो यहाँ पर ये कंडीशन सबसे पहले इधर से अगर हम देखेंगे तो आपका यक्स बार आता है, ठीक है। अब इसी कंडीशन में सबसे बड़ा ये है ना, तो बड़े के रूप में आप देख रहे हैं जेड को, ठीक है। जेड से छोटा है मीडियन और मीडियन से छोटा है माध्य। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गया होगा। आगे अगर हम बात करते हैं अपकिरण की माप में कैसे करेंगे, तो अपकिरण की माप में ठीक उसी प्रकार से जैसे Q3 था, मैंने क्वार्टाइल की बात कर रहा था यहाँ पे, तो Q3 की अगर मैं बात करूँ तो हम माइनस करते थे मिडल वन को, क्वार्टाइल 2 को या मिडल क्वार्टाइल को। तो ये भी आपका क्या होगा, छोटा ही है, लेकिन किससे है? ये आपका छोटा है मिडिल क्वार्टाइल से और जो है क्वार्टाइल 1 से, ठीक है। मिडिल क्वार्टाइल से जो है क्वार्टाइल 1 से। तो मिडिल क्वार्टाइल को हम क्वार्टाइल 2 बोलते हैं, Q2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पर जो स्क्वेनेस की बात मैं कर रहा हूँ, विषमता की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर स्क्वेनेस जो होगा 1 होगा, अच्छा +1 होगा। बच्चे लगा देते हैं -1। ये प्रश्न देखो एग्जाम में पूछा भी गया है, मैंने आप लोगों को करवाया है, याद अगर आ रहा हो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यही प्रतिक्रिया जो बात की थी सहसंबंध के सिद्धांत पे, कार्ल पियर्सन ने यहीं पर बात किया था स्क्वेनेस के बारे में, ठीक है। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और यही प्रश्न पूछा गया था कि स्क्वेनेस जो पाया जा रहा है यहाँ पर सबमिट में, जो असबमिट की बात मैं कर रहा हूँ, असबमिट में वो स्क्वेनेस कितनी पाई जा रही है, तो +1 पाया जाता है, +1 स्क्वेनेस कितना पाया जाता है, +1 पाया जाता है। और वहाँ पर आप देख रहे थे 0 पाया जा रहा था, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग खास कर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये था पॉजिटिव में। अब हम बात करेंगे नेगेटिव के बारे में, यहाँ पर ऋणात्मक में। अब देखो यहाँ अगर हम बात करें ऋणात्मक में, थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे अगर समझ नहीं भी आ रहा होगा तो आप दोबारा से एक बार इसे देख लेना, पक्का समझ में आएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऋणात्मक के रूप में, तो ये जो होता है ये इस टाइप से बना होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, इस तरीके से बना होता है। अब देखिए ये कहाँ झुका हुआ है, लेफ्ट साइड में झुका हुआ है। और जब लेफ्ट साइड में झुका हुआ है तो झुकने की तरफ में मैंने एक्स बार लिखा था उस साइड वहाँ पर, और फिर मैंने क्या बनाया था, मीडियन बनाया था, और सबसे ऊंची पे क्या था, जेड था। मैंने ऐसे ही बनाया था आप लोगों से ना रेखा चित्र पे, बताइए जरा एक बार, बोलिए। हाँ, तो ये जो लेफ्ट साइड झुकाव बनता है इसका, और ऐसे जब रेखा चित्र पर आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो यक्स बार और मीन और मोड जो होता है उसको हम और मोड जो होता है वो अंत में होता है, मोड जो होता है अंत में होता है। और जब आप केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में इसको यूज़ करेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में टेंडेंसी जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसमें आप यूज़ करेंगे, तो कैसे यूज़ करेंगे, तो उसको यूज़ करने के लिए आप यक्स बार को रखेंगे यहाँ पर और लेस देन करेंगे मीडियन को, फिर लेस देन करेंगे आप जेड को। ये बनेगा इस तरीके से केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में जब ऋणात्मक होगा। धनात्मक में इस साइड होगा, ध्यान रखिएगा इस चिन्ह का भी नाम। ऋणात्मक में ये चिन्ह आपको रिप्रेजेंट हो जाएगा। और जब अपकिरण की माप होगा तो ठीक वही रहेगा, लेकिन वहाँ पर भी चिन्ह चेंज हो जाएगा। कि जो क्वार्टाइल 3 की बात मैं कर रहा था, जिसमें से मैं मिडिल क्वार्टाइल को सब्ट्रैक्ट कर रहा था, और ठीक उसी तरीके से आप फिर क्या करेंगे, लेस देन लगाते हुए आप मिडिल क्वार्टाइल माइनस क्वार्टाइल 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्वार्टाइल 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये आपको निकल के आ जाएगा अपकिरण की माप में,
ये अपकिरण की माप में आ जाएगा। ये हो गया। और आगे यहाँ पे स्क्वेनेस की बात कर लेता हूँ, विषमता की बात करता हूँ, और मुझे कौन बताएगा इसकी स्क्वेनेस कितनी होगी? इसकी स्क्वेनेस कितनी होगी? -1। -1 होगा। शाबाश, यही चीज़ आपको मुझे जानना था, क्योंकि आप देख रहे थे कि यहाँ से मैं 1 चलता था, ये 0 था, -1 -2 -3, फिर +1 +2, आप नॉर्मल वाला सोच लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में झुकाव हो रहा है, यहाँ पर इस साइड में। तो जब झुकाव हो रहा था तो वो झुकाव हुआ कहाँ पे है? -1 पर हुआ। तो यहीं से शुरुआत हुआ है झुकाव, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इधर -1 और यहीं से यहाँ पर झुकाव हुआ था राइट साइड में +1, और 0 पे जो बन रहा था वो सबमिट बन रहा था। ठीक है, वो चीज़ें 0 पे सबमिट आ रहा था। तो ये चीज़ें थी। अब विषमता की जो जांच होगी वो करोगे कैसे? आवृत्ति विवरण के बहुलक के जब भी आप जांच करेंगे तो दोनों तरफ की आवृत्ति बराबर होनी चाहिए। मैंने आपको एनपीसी में भी बताया था वही बातें। ठीक है, ये चीज़ें आपको दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, और जब दोनों तरफ बराबर होगा तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसकी जांच ऐसी की जाएगी। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य मूल्य बराबर नहीं होता है तो विषमता होगी। जब केंद्रीय प्रवृत्ति का माप बराबर नहीं है और माध्य बराबर नहीं है तो ऐसी कंडीशन पर आप तुरंत समझ जाना कि विषमता है। क्या है? वो विषमता है। तो ये चीज़ें हैं, आप यहाँ पर समझ गए होंगे। विषमता की पीडीएफ है, मैंने ओपन नहीं किया है यहाँ पर, नहीं तो मैं आपको भी करवाता। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ पीडीएफ, है ना। देखो, अब आपको पीडीएफ दिखाई दे रहा है? हाँ, वही चीज़ें यहाँ पर मैंने बताया है आप लोगों को। जो विषमता है, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ। यही चीज़ें थी। अभी आप इसको सीन भी कर लेना, ठीक है, और जो आपने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ओपन नहीं किया था, इस वजह से मैंने नहीं बताया इसको। तो विषमता का अर्थ के बारे में बात किया है, फिर मैंने उसके 2 टाइप के बारे में बात किया है, जिसको हमने बोला है अभी सामान्य, जिसको हम कहते थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। और यहाँ पर देखिए बराबर बराबर चीज़ें मैंने अभी बताया है आप लोगों से, वो चीज़ें आपको पता है। और मैंने इसमें बताया था भी था कि घंटी का आकार का नुमा का होता है, ये चीज़ें भी आपको समझाया है मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद देखो विषम के बारे में बताया था, जिसको असमिट बोलते हैं, इसको विषम भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा असमिट, यहाँ पर इंग्लिश देख लेना तो आपको और समझ में आ जाएगा। और फिर उसके बाद इसके अंतर्गत मैंने जो है धनात्मक के बारे में भी फिर आपसे चर्चा किया था। तो ये देखो इस तरीके से बन रहा था, जैसे कि मैंने आपको एक इस तरीके से बनाकर भी दिखाया हुए थे आप लोगों को, है ना, ये चीज़ें। तो यहाँ पर आपका हो जाता है +1 और फिर ऋणात्मक में हो जाएगा आपका -1, है ना। तो ये भी चीज़ें आपको मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, फिर इसकी जो जांच थी, मैंने जांच के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर दिया है ना। माध्य वगैरह के बारे में, जब वो बराबर ही नहीं होगा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, फिर कहाँ से होगा भाई, फिर वो गलत हो जाएगा। फिर अपकिरण के और विषमता के अंतर के बारे में भी चर्चा। तो ये पीडीएफ देख लेना, मैं आपको पीडीएफ जो है सेंड कर देता हूँ अभी, ठीक है ना।